Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss directly acting vasodilators. How these drugs will reduce blood pressure, how these drugs can be used for the management of hypertension. अगर हम जनरली डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडायलेटर्स को क्लासिफाई करें तो वी कैन क्लासिफाई इट एज द ड्रग्स विच विल एक्ट ऑन बोथ आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि हमारे पास नाइट्रोफ्लोसाइड आ गया, नाइट्रेट्स जो कैटेगरी है. दीज ड्रग्स विल एक्ट ऑन बोथ वेन्स एंड आर्टरीज. यू कैन सी हियर कि हमारे पास नाइट्रोफ्लोसाइड हमने यहाँ पे भी लिखा है वेन साइड्स पे और आर्टरी साइड्स पे भी नाइट्रोफ्लोसाइड लिखा है. इसी तरह एक अदर कैटेगरी है जो कि हमारे पास हाइड्रोलेजीन है. हाइड्रोलेजीन हमने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन हाइड्रोलेजीन जो है ये हमारे पास आर्ट्रियोलोडायलेटर है. मैकेनिज्म इसका सिमिलर टू दैट ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन है या नाइट्रोफ्लोसाइड है, लेकिन ये हमारे पास आर्टरीज पे एक्ट करते हैं. हमारे पास वेन्स पे जो ड्रग्स एक्ट करते हैं और जो कि जिसका दोनों पे इफेक्ट होगा, आर्टरीज और वेन्स पे, वो हमारे पास नाइट्रोफ्लोसाइड आ जाते हैं. अब हमारे पास नाइट्रोफ्लोसाइड वेन्स और आर्टरीज दोनों पे एक्ट करते हैं और इस मैकेनिज्म के थ्रू ये एक्ट करते हैं और ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं. इसी तरह हमारे पास जो ड्रग्स जो कि फोकसली आर्टरीज पे एक्ट करते हैं, हाइड्रोलेजीन है, डाइज़ॉक्साइड है, मिनॉक्सिडिल है. ये ड्रग्स हमारे पास फोकसली आर्टरीज को डायलेट करते हैं, उनके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं. ठीक है, तो दो किस्म के ड्रग्स हैं, एक हमारे पास आर्टरीज और वेन्स दोनों पे जो एक्ट करते हैं और एक हमारे पास आर्टरीज पे जो एक्ट करते हैं. तो दोनों पे जो एक्ट करते हैं उनमें से हमारे पास ड्रग्स हैं नाइट्रोफ्लोसाइड, और जो कि फोकसली आर्टरीज पे एक्ट करते हैं उनमें ड्रग्स हैं हमारे पास हाइड्रोलेजीन, डाइज़ॉक्साइड, मिनॉक्सिडिल. ये तीन ड्रग्स ये हमारे पास आर्टरीज पे फोकसली एक्ट करते हैं. ठीक है, ये तीन ड्रग्स. और नाइट्रोफ्लोसाइड दोनों साइड्स पे एक्ट करते हैं. इससे हमें कंफर्म हुआ कि नाइट्रेट्स हमारे पास बोथ आर्टरीज और वेन्स दोनों पे एक्ट करते हैं. इसके अलावा हाइड्रोलेजीन, डाइज़ॉक्साइड और मिनॉक्सिडिल हमारे पास फोकसली आर्टरीज पे एक्ट करते हैं. मैकेनिज्म क्या है, किस तरह एक्ट करते हैं, ये कंफर्म होना चाहिए कि दोनों ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं. ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो ब्लड इनसाइड द वेसल्स जो है वो ज़्यादा स्टे करेगा, लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स हार्ट, लेस विल बी कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है. अब पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. हमारे पास डाइज़ॉक्साइड और मिनॉक्सिडिल का मैकेनिज्म ये है, और इसी तरह नाइट्रोफ्लोसाइड और हाइड्रोलेजीन का मैकेनिज्म ये है. तो हमारे पास डाइज़ॉक्साइड और मिनॉक्सिडिल जो है ये किस तरह स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं और ब्लड प्रेशर को फॉल करते हैं. यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स मैंने बनाया हुआ है. इन स्मूथ मसल्स पे आप देख सकते हो कि हमारे पास पोटेशियम चैनल्स है. ये डाइज़ॉक्साइड और मिनॉक्सिडिल क्या करते हैं, बेसिकली ये इस पोटेशियम के एफ्लक्स को स्टिमुलेट कर देते हैं. ये पोटेशियम चैनल्स जब ओपन होंगे, मोर एंड मोर पोटेशियम विल गोज आउट ऑफ द सेल. जब सेल से आउट जाएंगे तो पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिविटी सेल से डिक्रीज हो रही है क्योंकि पॉजिटिव आयंस आउट जा रहे हैं. जब नेगेटिविटी इनसाइड बढ़ रही है और पॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि सेल हमारे पास इनहिबिट हो रहे हैं. किस तरह इनहिबिट हो रहे हैं देख ले. यहाँ पे इस ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास सपोज ये -60 जो है, इससे ये लीकेज, सोडियम और कैल्शियम की लीकेज हो रही है, फेज 4 स्लोप बन रहा है. यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है इस लाइन पे तो इस टाइम पे सोडियम और कैल्शियम के सेल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं. वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स भी सोडियम चैनल के साथ ओपन हो जाते हैं और पॉजिटिविटी इनसाइड बढ़ जाती है और ये डीपोलराइजेशन लाइन हमें शो हो रहा है. ये लाइन हमारा क्या शो कर रहा है कि पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे लीकी चैनल्स है सोडियम के और कैल्शियम के.
सोडियम और कैल्शियम की लीकेज जब होती है तो ये -60 से आहिस्ता आहिस्ता सपोज जा रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचता है। यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बड़े चैनल्स जो है जो सोडियम और कैल्शियम के हैं, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाते हैं और सोडियम और कैल्शियम हमारे पास एबंडेंटली इनसाइड चले जाते हैं और ये हमारे पास ये लाइन डिपोलराइजेशन लाइन शो कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं और ये चैनल क्लोज हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिविटी अगेन डाउन स्टार्ट हो जाती है। जब डाउन स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम जब ये ड्रग दे लेते हैं डाइऑक्साइड या मिनॉक्सिडिल, ये क्या करते हैं, ये दोनों ड्रग्स हमारे पास पोटेशियम की इफ्लक्स को ज्यादा कर देते हैं। तो ये पोटेशियम की इफ्लक्स ये लाइन शो कर रहा है, ये रिपोलराइजेशन लाइन शो कर रहा है। जब ये नीचे आएगा तो जब ज्यादा पोटेशियम की आउटगोइंग ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास ये लाइन जो है ये रेस्टिंग पोटेंशियल से भी डाउन चला जाता है। थ्रेशोल्ड पे ये हमारे पास सपोज -60 रेस्टिंग पोटेंशियल है और ये हमारे पास थ्रेशोल्ड है, इसको मैं TH लिख देता हूँ, थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये -60 जो रेस्टिंग पोटेंशियल है इससे भी ये डाउन चला जाता है, -80 पे सपोज पहुंच गया। ये -80 पे जब पहुंच गया तो हमारे पास जब ये ज्यादा डाउन चला गया, नेगेटिविटी ज्यादा हो गई, पॉजिटिविटी कम हो गई ड्यू टू एक्सपेलिंग ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द सेल, पोटेशियम आउटगोइंग के साथ हमारे पास नेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो ये -80 पे पहुंच गया। तो अब हमारे पास ये लीकेज ज्यादा टाइम लेगा ताकि यहां से इस थ्रेशोल्ड तक पहुंचे। थ्रेशोल्ड लाइन पे हमारे पास सोडियम और कैल्शियम ने स्टार्ट होना है, थ्रेशोल्ड लाइन पे कैल्शियम और सोडियम ने स्टार्ट होना है और अगेन हमारे पास ये डिपोलराइजेशन लाइन स्टार्ट होगा। तो हमारे पास एक कंट्रैक्शन दूसरे कंट्रैक्शन के दरमियान स्पेस बढ़ जाता है। जब स्पेस बढ़ जाता है, जब कंट्रैक्शन कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंट्रैक्शन अब हो रही है, दूसरे 2 सेकंड के बाद हो रही है। अब हमारे पास जब हमने पोटेशियम की ओपनिंग स्टार्ट कर दी तो सेल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, तो इट विल टेक टाइम ताकि ये लीकेज इस लाइन को यहाँ तक पहुँचा सके। तो हमारे पास 2 सेकंड से 4 सेकंड पे चली जाती है गैप। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों कंट्रैक्शंस के दरमियान, इन दोनों डिपोलराइजेशन के दरमियान जब गैप बढ़ जाता है तो क्या होगा, ये हमारे पास इनहिबिशन होती है। सेल जो है उसकी कंट्रैक्शन जब डिक्रीज हो जाती है, उसमें टाइम जब आ जाता है तो क्विक कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो उसमें रिलैक्सेशन आ जाती है। जो मैकेनिज्म हमारे पास डाइऑक्साइड और मिनॉक्सिडिल का है कि पोटेशियम को इफ्लक्स को ज्यादा कर देते हैं। पोटेशियम की इफ्लक्स को जब ज्यादा करेंगे तो पोटेशियम की इफ्लक्स जब ज्यादा होगी तो कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होगी तो स्मूथ मसल्स जब रिलैक्स होंगे तो हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अगर हम ये आर्टरीज लेवल्स पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। हार्ट को ज्यादा पंप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर रिलैक्स हो जाएगा। तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे ये ज्यादा फोकस करेंगे हाइड्रोलाजीन, डाइऑक्साइड और मिनॉक्सिडिल। ये हमारे पास क्योंकि ये आर्टरीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो हमारे पास मोर एंड मोर ब्लड यहाँ पे इजीली फ्लो कर सकेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है नाइट्रोफ्लोराइड, जो कि आर्टरीज और वेन्स दोनों पे एक्ट करते हैं, और इस तरह हाइड्रोलाजीन जो कि आर्टरीज पे फोकसली एक्ट करते हैं। इन दोनों का मैकेनिज्म सेम सिमिलर है। किस तरह सिमिलर है, ये दोनों हमारे पास इसी तरह स्मूथ मसल्स में यहाँ पे ये जब एंटर हो जाते हैं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है गुआनिलाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा, गुआनिलाइल साइक्लेज विल एक्ट ऑन जीटीपी, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएमपी। सीजीएमपी लेवल जब ज्यादा होगा इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज जी। प्रोटीन काइनेज जी जो है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसको एक साइड पे रख दे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं एक्टिन और मायोसिन की कंट्रैक्शन
बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस होती है। मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस जब स्टिमुलेट होंगे इट विल कॉजेस कंट्रक्शन ऑफ एक्टिन और मायोसिन, और जब एक्टिन और मायोसिन की कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो पूरे मसल में कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होगा, जब हमारे पास नाइट्रोफ्लोराइड या हाइड्रोलाजीन जब हम दे देते हैं इट विल एंटर, और ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, गुआनिलाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेंगे विच विल एक्ट ऑन जीटीपी एंड कन्वर्ट इट इनटू सीजीएमपी। सीजीएमपी हमारे पास प्रोटीन काइनेज जी को स्टिमुलेट करेगा। प्रोटीन काइनेज जी क्या करेंगे, ये हमारे पास ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये स्नेक, इसको ये प्रोटीन जब प्रोवाइड हो जाते हैं तो ये स्नेक जो है ये इनहिबिटेड हो जाता है, ये अपना काम नहीं कर पाता। इसका काम क्या था, एक्टिन और मायोसिन की कंट्रैक्शन। तो एक्टिन और मायोसिन की कंट्रैक्शन जब नहीं होगी तो सेल जो है मसल्स यहाँ पे रिलैक्सेशन डेवलप हो जाती है। ये सेल्स जब रिलैक्स होंगे तो मसल्स में रिलैक्सेशन डेवलप हो जाती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोफ्लोराइड और हाइड्रोलाजीन ये दोनों किस तरह एक्ट करते हैं, इट विल काजेस, ये हमारे पास जैसे ही इंटर हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड विल काज स्टिमुलेशन ऑफ गुआनिलाइल साइक्लेज व्हिच विल एक्ट ऑन जीटीपी, कन्वर्ट करेगा सीजीएमपी में। जब सीजीएमपी में कन्वर्ट होंगे जीटीपी तो हमारे पास प्रोटीन काइनेसिस जी को स्टिमुलेट करेंगे जो कि हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस को इनहिबिट कर देंगे। जब मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस इनहिबिट होंगे तो एक्टिन और मायोसिन की कंट्रक्शन जो कि मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस के साथ हो रही थी वो कंट्रक्शन नहीं होगी। तो जब कंट्रक्शन नहीं होगी रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, नाइट्रोफ्लोराइड दोनों आर्टरीज और वेन्स दोनों के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। हाइड्रोलाजीन फोकसली हमारे पास आर्टरीज के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। मैकेनिज्म दोनों के सिमिलर है, ठीक है। तो हमारे पास जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे, जब वेन्स के स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्टे करेगा इनसाइड द वेन्स, लेस ब्लड विल फ्लो टुवर्ड्स हार्ट, लेस विल बी कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह हाइड्रोलाजीन या नाइट्रोफ्लोराइड दोनों जब हमारे पास आर्टरीज पैक्ट करते हैं, इसके स्मूथ मसल्स जब रिलैक्स कर देते हैं तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ब्लड विल बी इजीली फ्लो ऑफ ब्लड विल बी इजी टूवर्ड्स आर्टरीज फ्रॉम जो हार्ट से आ रही है तो वो इजीली फ्लो करेगी और हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। इसी तरह अगर हम देख लें हाइड्रोलाजीन के साथ आपने याद रखना है, ये हाइड्रोलाजीन और ये कार्टून मैंने बनाया हुआ है, कार्टून पे इसके नाक पे मैंने एच डाला हुआ है हाइड्रोलाजीन। हाइड्रोलाजीन से एच से आपने याद रखना है कि ये हमारे पास इस एरिया पे यहाँ पे रेडनेस डेवलप करती है जो कि लूपस लाइक सिंड्रोम कहती है इसको। यहाँ पे रेडनेस डेवलप हो जाती है नाक से इधर उधर, ठीक है। तो ये हमारे पास लूपस लाइक सिंड्रोम डेवलप करती है। ये हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करती है। हाइड्रोलाजीन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करती है। जब फिल्ट्रेशन फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमिन कैप्सूल डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास फ्लो जो हो रही है इन नेफ्रॉन वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मोर एंड मोर साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब फ्लो आहिस्ता आहिस्ता होगी नेफ्रॉन में तो ज़्यादा टाइम मिलेगा कंटेंट्स को रीअब्जॉर्प्शन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी वेरियस साल्ट्स की, तो हमारे पास साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन हो सकती है हाइड्रोलाजीन के साथ। इसीलिए हम जो है इसको कम्बिनेशन में दे सकते हैं, किसके साथ, इसको हम कम्बिनेशन में दे सकते हैं डायूरेटिक्स के साथ, ताकि वो साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन जो ये डिक्रीज जीएफआर की वजह से कर रहा है तो वो ना हो। इसी तरह ये पोस्चरल हाइपोटेंशन भी प्रोड्यूस करता है। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर फॉल होगा इन रिस्पॉन्स टू दैट नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो सकता है जो कि हमारे पास वो क्या कर सकता है, ये हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करेगा। जब ब्लड वेसल्स जो है ये हमारे पास उसके स्मूथ मसल्स जब रिलैक्स हो जाते हैं तो ब्लड जब डाउन होगा तो इन रिस्पॉन्स टू दैट जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा वो इस पर एक्ट करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्मूथ मसल्स जो है ब्लड वेसल्स के रिलैक्स होंगे। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ा था। तो हमारे पास ब्लड फ्लो डाउन जाएगा, जैसे ही डाउन जाएगा तो पोस्चरल हाइपोटेंशन और पेशेंट गिर सकता है। इसी तरह ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी प्रोड्यूस कर सकता है। जब ब्लड प्रेशर जैसे ही डाउन जाएगा इन रिस्पॉन्स टू दैट जब नॉरएपिनेफ्रिन ने रिलीज होना है वो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिलैक्स होंगे, लेकिन हार्ट पे जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होंगे
तो वो हमारे पास यहाँ पे जो बीटा 1 रिसेप्टर्स है वो तो इनहिबिटेड नहीं है, तो वो हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर्स पे नॉरएपिनेफ्रिन जब रिफ्लेक्सली एक्ट करेगा तो यहाँ पे कंट्रक्शन इंक्रीज कर देगा और टैकीकार्डिया डेवलप हो जाएगा। इसी तरह मिनॉक्सिडिल को अगर हम देख ले तो मिनॉक्सिडिल मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, बाल्डनेस जो प्रॉब्लम है उसके लिए यूज़ करते हैं, हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। तो इस वजह से हम जो है इसको प्रेफरेबली फीमेल्स में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते फीमेल्स को, क्योंकि ये हेयर ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ा देते हैं। हेडेक भी, ये दोनों ड्रग्स जो है हेडेक भी प्रोड्यूस करता है। थ्रोबिंग हेडेक जो सिवियर हेडेक प्रोड्यूस होता है हाइड्रोलेजिन के साथ या मिनॉक्सिडिल के साथ, थ्रोबिंग हेडेक इस वजह से जब हाइपोटेंशन ये प्रोड्यूस करेगा, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड वेसल्स जो है वो बोन्स के साथ उसके टच होने के और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके साथ थ्रोबिंग हेडेक हो सकती है। वो बहुत सिवियर हेडेक होती है, पेशेंट कहता है मैं दीवार को सर मारूं, तो इस तरह की हेडेक ये प्रोड्यूस करता है। फ्लशिंग रेडनेस ऑफ फेस जो है ये प्रोड्यूस करता है। वर्टिगो प्रोड्यूस करता है। सर चकराना इस वजह से जब हाइपोटेंशन होगा, ब्लड फॉल होगा, तो ब्रेन को जब ब्लड लिटिल बिट उसको डिक्रीज मिलेगा तो उसके साथ वर्टिगो, डिजीनेस, इस तरह की कंडीशंस डेवलप हो सकती है। आई एम अगेन रिपीटिंग बोथ ऑफ दीज टू ड्रग्स, जो कि हमारे पास दो कैटेगरीज है। हमारे पास एक नाइट्रोफ्लोराइड है और एक हमारे पास ये 3 ड्रग्स है, हाइड्रोलेजिन, डाइऑक्साइड, मिनॉक्सिडिल। हाइड्रोलेजिन, डाइऑक्साइड, मिनॉक्सिडिल आर्टरीज पे फोकसली एक्ट करते हैं और नाइट्रोफ्लोराइड जो है वेन्स पे एक्ट करते हैं। हाइड्रोलेजिन, डाइऑक्साइड और मिनॉक्सिडिल इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं जो कि पोटेशियम के इफ्लक्स को इंक्रीज कर देते हैं। हमारे पास सेल्स जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, तो हमारे पास कंट्रक्शन इनहिबिट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जो नाइट्रोफ्लोराइड है या हाइड्रोलेजिन है, ये हमारे पास इस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड में इनसाइड कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ग्वानिलाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि जीटीपी पे एक्ट करेगा और सीजीएमपी में कन्वर्ट होगा, जो कि प्रोटीन काइनेज जी को स्टिमुलेट करेंगे। ये प्रोटीन काइनेज जी इस स्नेक को, ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, इसको इनहिबिट कर देते हैं और जब इनहिबिट होगा तो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन की कंट्रैक्शन नहीं होगी। any question regards डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडायलेटर्स, जिसमें हमारे पास नाइट्रोफ्लोराइड है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोलेजिन है, मिनॉक्सिडिल है, डाइऑक्साइड है। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेवेंट, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।